हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं बाली पवन और आज के हम बाली पवन टॉक्स में लेकर आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रजत से, जो कि MVSC हैं और हमारे शहर से ही बिलोंग करते हैं ये। और आइए जानते हैं इनके नज़रिए से कि इस दौरान जो कि अभी कोरोना चल रहा है और भी डिजीज़ होती हैं एक डॉग केयरिंग को लेकर, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में हैं, जो आपके मन में भी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, जो ये खुद देंगे। तो रजत जी, पहले अपने बारे में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रजत है। मैं MVSC मास्टर साइंस वेटनरी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पास आउट फ्रॉम 2013 से प्रैक्टिस में हूँ। स्टार्टिंग की थी जयपुर से, जयपुर के बाद चंडीगढ़, लुधियाना, यमुनानगर और लास्ट आई थिंक कुरुक्षेत्र है, जो एक फाइनल डेस्टिनेशन है मेरे लिए कि मुझे यहाँ अपना स्कोप बनाना है, सेटल होना है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब भी एक एनिमल कोई भी हो सकता है, वो पपी डॉग है या वो कैट है, किटन है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी केयरिंग के अंदर में? सर, सबसे पहले आपको उसको समझना होगा। उसके नेचर को आप अगर अंडरस्टैंड कर पाओगे तो उसके से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ हैं या जितनी भी प्रॉब्लम है या उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, वो किस टाइम खाएगा। ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने मॉर्निंग में खाना खाया है तो आप मुझे ऑफर करो 2 घंटे बाद उसका मैं ना खाऊं, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। वो मेरी चॉइस होती है कि मुझे कब खाना खाना है। उसका पता होना वो आपके अपने पेट्स के साथ अटैचमेंट पे डिपेंड करने वाला है। आप अपने पेट्स को कितना टाइम देते हो। कई लोग होते हैं जो सुबह शाम तक बाहर रहते हैं, रात को आके देखते हैं कि सुबह खाना दिया था, अब पेट्स ने खाना खाया नहीं, तो हो सकता है बीमार। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो आप व्यूवर्स को बता सकते हैं कि अगर आपको ये दिखता है तो आपको लगेगा कि हाँ, कि समथिंग इज रॉन्ग विद माय एनिमल और पेट? ऐसे क्या सिम्टम्स हैं? नॉर्मली पेट एक्टिव दिखाई देना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम डॉग्स की बात करें, डॉग के अंदर जो नोज़ होती है, नोज़ जो है हल्की सी स्वेट होती है, गीली रहती है। नोज़ अगर वो ड्राई दिखाई देती है, वो जनरल सिम्टम है कि दूर से किसी डॉग को देख कर पहचानना हो कि डॉग सिक तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। उसकी टेल देखो, टेल की मूवमेंट, कुछ लोग कान भी चेक करते हैं। सब कान से नॉर्मली टेम्परेचर चेक किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो एक आइडिया लगाने के लिए है, जबकि नोज़ फिर भी आपको थोड़ा एक्यूरेटली गाइड कर सकता है एज कम्पेयर टू आपके कानों से। बाकी उसका मोशन, उसका नेचर लेथार्जिक है, लेजी तो नहीं है, कोई वोमिटिंग तो नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रजत जी, ये बताइए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन कौन सी है? सर, वैक्सीन सारी ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि हर किसी ने सुना हुआ है कि रेबीज़, आप सबने सुना है तो सोचते हैं कि रेबीज़ सिर्फ इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने लिए बात कर रहे हो तो रेबीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप पेट लवर हो और पेट के रिगार्डिंग सिंसियरली उसकी केयर करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी वैक्सीन आती हैं सारी ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि ये वैक्सीन जरूरी नहीं है और ये वैक्सीन ज़्यादा जरूरी है। ओके, आप हमें ये बताइए वैक्सीनेशन में, क्योंकि बहुत से जो पेट ओनर्स हैं उन्हें याद नहीं रहता या उन्हें पता नहीं होता, तो ऐसी कौन सी वैक्सीनेशन है जो उन्हें मस्ट है उनके पपी के लिए या उनके किसी पेट एनिमल के लिए? सर देखो, उसके लिए एक वैक्सीनेशन शेड्यूल बना हुआ ऑलरेडी। जैसे नॉर्मली क्या कहते हैं हम, 42 डेज पे 45 डेज पे वैक्सीन स्टार्ट होती है। रिमेंबर, 42 से 45 डेज तक से वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ पप ज़्यादा है, अगर आपके घर में सिंगल पप नहीं है तो 25 डेज पर पार्वो और डिस्टेम्पर के लिए अलग से वैक्सीन आती है। ये 2 डिसीज ऐसी हैं जिसके कारण से सबसे ज़्यादा डेथ पब्लिक की होती है। तो उनके लिए जैसे मार्केट में DHPPI है, इंटास की K5 है, फाइजर की आती है, अलग अलग कंपनी की आती है, लेकिन जैसे पार्वो के लिए स्पेशल किसी की इम्यूनोलॉजिकल नेजल आती है 25 डेज के लिए, MSD की आती है। तो ये जो वैक्सीन है, अगर आपके पास कई सारे मल्टीपल पपीज अगर आपके पास सिंगल पप नहीं रखे हो तो अच्छा रहता है कि उस स्टेज पे एक और उन सबको वैक्सीनेट कर लिया जाए। अगर हम नहीं करते हैं उसके बाद अगर किसी एक पप को भी डिसीज आ गई
पार्वो आ गया, डिस्टेम्पर आ गया, तो उसके बाद जो वैक्सीन स्टार्ट होनी है 42 डेज को होनी है। जो वो गैप है 25 to 42 डेज का, अगर एक को हो गई तो समझ जाना कि अपने आप आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बाकी को ना हो। वो मैनेजमेंट करना इतना इजी नहीं होता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। आप थोड़ा बता सकते हैं कि पार्वो के क्या सिम्टम्स होते हैं और डिस्टेम्पर के क्या सिम्टम्स होते हैं? नॉर्मली पार्वो में वोमिटिंग होती है, आपने कुछ खाना खाया, कुछ पिया, उसके बाद वोमिटिंग हो जाना, ये स्टार्टिंग सिम्टम। थोड़ा सा और अगर 2-3 दिन पुराना केस हो जाएगा तो उसमें साथ में आपको डायरिया आने लग जाएगा, डायरिया में ब्लड आने लग जाएगा। अगर स्टार्टिंग स्टेज में बात करूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो डॉक्टर सबसे पहले खाना बंद करेगा। खाना बंद करने के बाद वो कुछ पानी पिएगा। खाना तो बंद हो चुका है, सिर्फ पानी पी रहा है वो। पानी पीते ही 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वो वोमिट कर सकता है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलोगे, स्टेज जाएगी पार्वो में, तो उसको मोशन लग जाएंगे, मोशन में ब्लड आने लग जाएगा। ठीक है। एक टिपिकल स्मेल आती है। अच्छा। वो एक प्रोमिनेंट सिम्टम है कि आपको स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इट इज क्लियर मीन्स कि ये पार्वो वायरस है। ठीक है। कई बार किसी डॉग में सिम्टम नहीं आता लेकिन वो पार्वो के अंदर होता है, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है। बस एक ना भी इसको चिचड़ भी लग गया था बीच में, एक चिचड़ लग गए थे। एक ही लगा था, वो तो मैं निकाल दिया था। अच्छा, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती ना। अगर उससे दिक्कत होती तो पता चल जाता। वही आप बड़ा एक्साइटेड है। कब से वोमिटिंग? 3 दिन में कितनी बार वोमिट कर चुका है? एक ही बार, कभी शाम को करता है, कभी सुबह को। खाना खाने की बात करता है, पहले हाँ, करता है? खाना खाने क्या निकालता है वोमिट? में रोटी निकालते हैं, रोटी खाना निकालता है ना। बैठो पहले आप, तो आप पहले आप बैठ जाओ। जो तो आपने बैठे बैठेगा नहीं। मैंने इसकी गड़बड़ से पकड़ता हूँ, आप पीछे से पकड़ो, ये वाले लग गया। बस ओके राजा जी, ये बताइए डिस्टेम्पर के सिम्टम्स क्या रहते हैं? सर, डिस्टेम्पर सबसे पहले आदमी को ये पता होना चाहिए किस एज पर हो सकता है और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो ये किस एज पे हो सकता है? किसी भी एज पे हो सकता है? किसी भी सर, स्टार्टिंग 2 मंथ के बाद किसी भी एज पर हो सकता है। ठीक है। ठीक है। प्रिकॉशन के तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीन करवाना। जी। ठीक है। आप अपने लोग की स्टार्टिंग में जो प्राइमरी बूस्टर डोज होती है वो लगवाइए। उसके बाद जो ईयरली वैक्सीन होती है, थोड़ा ऊंचा बोलिए क्योंकि मुझे लगता है आवाज़ कम ना रहे। अच्छा, जो ईयरली वैक्सीन होती है हमें वो करवानी चाहिए, ठीक है। ताकि डिस्टेम्पर जैसी बीमारी जिसका इलाज अगर 100 डॉग्स को होता है, 100 से 2 या 5 डॉग ही सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। ठीक है ना। और कुछ डॉग की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। तब आप कहोगे इम्यूनिटी पे कैसे डिपेंड करता है? कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने खुद अपनी फिजिकल से, जो सर्वाइव कर गए लेकिन वो डिस्टेम्पर के साथ रहे। जैसे कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोविड-19 की। चाइना में सुनने में आया है कि भाई एक बार कोरोना हो गया, उसके बाद दोबारा से जो मालिक है वो आदमी जो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। लेकिन सिम्टम नहीं है। इसमें क्या होता है, डिस्टेम्पर हुआ, उससे रिकवर कर गया, उसका सर्वाइव करेगा लेकिन सिम्टम रहेंगे। नॉर्मली सिम्टम इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, 3 सिस्टम बॉडी के इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। 3 सिस्टम फेल होते हैं जिसके कारण से डॉग की डेथ होती है। ओके। अगर किसी बॉडी का एक ऑर्गन फेल होता है या उसमें परेशानी ज़्यादा होती है, यहाँ 3 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं एक बीमारी के अंदर। ठीक है। जिसके कारण से रोग को बचाना, उसको सर्वाइव करवा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रजत जी, ये बताइए जो वैक्सीनेशन जो रूटीन में लगते हैं, मैंने सुना था 14-in-1 होते हैं, 16-in-1 होते हैं, कौन से होते हैं? नहीं सर, 14-in-1, 16-in-1 कुछ नहीं होता। हम जैसे बात करते हैं, मैं आपको पर्टिकुलर नाम बता रहा हूँ।
कैनाइन डिस्टेंपर, कैनाइन डिस्टेंपर, पार्वोवायरस, पार्वोवायरस, एडिनोवायरस, एडिनो, पैरा इन्फ्लुएंजा, लैप्टोस्पायरा, ये 5 मेन जो वायरस होते हैं। ठीक है। तो उसके इनके बाद लिए एक कंबाइंड इनके लिए कि इसके लिए कंबाइंड वैक्सीन भी आती है। जैसे हम DHPPI की बात करें तो ये 4 वैक्सीन ओके इसके अंदर। अगर DHPPI-L हो जाएगा तो वो 5 वैक्सीन हो जाएंगे उसके अंदर। अब कंपनी उसको सैरिडोन बोलते हैं, एटिनोन भी बोलते हैं। एक वैक्सीन कोरोना की आती है। कोरोना वैसे तो आज की डेट में कोरोना को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कोरोना क्या है। रजत जी ये बताइए, कोरोना पहले से ही डॉग में था कभी, या ये ह्यूमन कोरोना जो नहीं, अब है? कोरोना डॉग के अंदर बहुत पुराना है। पुराना है डॉग्स में नहीं, लार्ज एनिमल इवन हॉर्स में भी कोरोना होता है। ठीक है। उसके जो सिम्टम हैं कुछ सिमिलर हैं जो ह्यूमन में है, लेकिन वो पेंडेमिक नहीं होता। एक से दूसरे वो स्प्रेड नहीं होता, एनिमल टू ह्यूमन नहीं होता। ठीक है, तो ये सेफ चीज है इस मामले में, वी आर सेफ इन दिस केस। बिल्कुल। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर हमें अपने अगर डॉग को, जैसे आपने 3-4 केस सुने स्विट्जरलैंड में, और एक टाइगर को हो गया, किसी कैट को हुआ है, तो वो कैसे हो गया? उनके जो मालिक थे या तो वो पॉजिटिव थे, या वो ऐसे किसी जोन में किसी कॉन्टैक्ट पर्सन में गए जिसको कोविड-19 था। ठीक है। उन्होंने उनके टच किया है, कुछ सलाइवा आया, किसी ना किसी वे से वो उनके थ्रू बालों में, हेयर्स में गया है, जिसके बाद एनिमल में ये कोविड-19 पहुंचा है। ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि अपने डॉग को आप साफ रखिए। ठीक है। अगर घर से बाहर लेके भी जाना है तो ऐसे एरिया में लेके जाइए जो साफ सुथरा, गंदगी ना हो जहाँ पर। ठीक है। लोगों की मूवमेंट अगर उस एरिया में थोड़ी कम है, पार्क है, अगर वहाँ कुछ ज़्यादा ऐसे टाइम पर लेके जाए जहाँ जिस टाइम पर नॉर्मली लोग नहीं होते। ठीक है। नॉर्मली लोग वैसे ही रात को लेके जाना पसंद करते हैं कि क्राउड थोड़ा कम हो जाए। एक चीज़ बताइए, जब आप अपने डॉग को वॉक के लिए लेके जाते हैं, हाँ जी, जब वो एंटर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ चीज़ों के कांटेक्ट में आ गया है, तो उस वक्त क्या काम करना चाहिए? क्या हो सकता है कि वो डॉग क्लीन हो जाए? सर आपने आजकल तो सभी लोग हम सैनिटाइज करते हैं, डॉग को कैसे सैनिटाइज करें? उसके सर फिट, उसके जो पैर हैं, ठीक है, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उनके मैं बताऊं आपको, जब मैं 2013 प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया मैंने, उस टाइम पे मैं जयपुर में था और वहाँ पे डॉगों के बीच की ट्रिमिंग की जाती थी। बोस के जो बीच में बाल होते हैं ना, बिल्कुल, उनके बालों की कटिंग की जाती है वहाँ पर कि वो क्लीन रहे। और किस पर्पस के लिए? वो क्या है, जैसे आप बाहर गए, आपका डॉग बाहर से अंदर आ रहा है, कोई इन्फेक्शन लेके आया, अंदर कोई दूसरा डॉग है, उसको हो सकता है। अगर कोई, क्या हम अपने दर्शकों को, व्यूवर्स को ये एक सजेशन दे सकते हैं कि उनके डॉग्स के पोज के फिंगर्स के बीच में अगर वो बाल लंबे हैं तो उन्हें रिमूव किया जाए? रिमूव किया जाए। जैसे बारिश का मौसम आता है, डॉग बाहर जाएगा, उसके पेट गीले होंगे ही होंगे। एक चीज़ और बताता हूँ मैं मेरे दोस्तों, डॉग लवर्स, अगर आपके डॉग के पोज के अंदर फिंगर्स के बीच में अगर लंबे बाल हैं तो वो स्लिपरी रहेगा, घर के जो फ्लोरिंग है उसमें उसे उसे चलने में दिक्कत आएगी। तो बेटर है उसकी मूवमेंट, उसकी ग्रिप के लिए भी वो रिमूव करना बेहतर है। बिल्कुल सर। इसमें साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा, जब बारिश का मौसम आता है तो वो जो हेयर्स होते हैं बाल बीच में, वो गीले हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो 2-4 दिन सूखते नहीं है। क्यों नहीं सूखते? बॉडी का ऐसा पार्ट है जहाँ पर आदमी नॉर्मली क्लीन नहीं करता, और एयर पास नहीं होती फिंगर्स के बीच में से, तो वहाँ मैक्सिमम चांस रहता है कि फंगल ग्रोथ हो, रेडनेस आपको दिखाई दे। बिल्कुल। आपको 5-7 दिन निकल जाएंगे तो उससे डॉग की वॉक चलने में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद और अगर आपने केयर नहीं की तो कई बार इन्फेक्शन इतना हो जाता है कि मैगट बोन तक पड़ जाते हैं। बिल्कुल। आपने मैक्सिमम केस अगर देखे होंगे तो काफ़ी हद तक एटलीस्ट 100 में 30% केस जो मैगट के मिलते हैं वो लेग्स के मिलते हैं। बिल्कुल, लेग्स के या टेल के नीचे के एरिया पे, जहाँ पे टेल के नीचे का रीजन, उसमें जैसे बॉक्सर ब्रीड है, बॉक्सर ब्रीड में उसकी टेल को कट कर देते हैं। टेल का वैसे तो लोग कहते हैं बहुत सुंदर होती है, टेल का ऊपर वाले भगवान ने पर्पस दिया है, चाहे वो लार्ज एनिमल चाहे स्मॉल एनिमल हो। हम लोग तो वो एस्थेटिक रीजंस के लिए डॉकिंग, ईयर क्रॉपिंग कर देते हैं, लेकिन उसका पर्पस है बकायदा, ताकि वो जो अपना स्टूल पास आउट करता है उसका कोई गंदगी रहती है, मक्खियाँ आती है, तो वो उसको वो कवर भी करता है। ठीक है। और उसको हटाता भी है। जहाँ टेल कट होगी उसमें मैक्सिमम चांस रहते हैं कि उसके एनस के पार्ट पे
टिक्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे बिल्कुल। और ये आपके मैगट फूड के केस उसमें ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। मेरे पास खुद यहाँ पर लोकल एक बॉक्सर डॉग ठीक है। है जो हर साल मेरे पास आता है, सेम प्रॉब्लम लेके आता है कि टिक्स हो गई, सॉरी मैगट हो गई। दोस्तों मैं इससे पहले अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ, मैं आपकी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। रजत जी ये बताइए, जो बहुत से लोग हैं वो ब्रीडिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, उनके पास एक फ़ीमेल आता है या वो आसपास देखते हैं तो ठीक है एक फ़ीमेल डॉग उनके पास है तो वो उसे ब्रीड करना चाहते हैं, और उस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे स्लाइड होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ये क्या चीज़ें हैं? सर एक्चुअली हमें ये समझना चाहिए कि बीच का साइकिल चलता कैसे है। आप अगर साइकिल समझ पाओगे तो आपको हर चीज़ का आंसर मिल पाएगा। ठीक है। इसका जो साइकिल है 9 डेज का होता है, ठीक है। जिसमें ब्लीडिंग चलती है। 9 डेज के बाद 10th डे पर स्लाइड बनाई जाती है। ठीक है। और स्लाइड में हम सिर्फ सेल्स काउंट करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। कि अगर उसकी मेटिंग करवाएंगे ठीक है। तो वो प्रेग्नेंट हो पाए। ठीक है। आप दोबारा से इसे रिपीट करेंगे, जो स्लाइड हम बनाते हैं उसमें जो सेल्स हाँ हैं, जी। जब वो सेल्स मैक्सिमम होंगे तो दैट इज द राइट टाइम फॉर मेटिंग। वो सेल चेंज होते हैं, ओके, चेंज होते हैं वो। पहले प्रोस्टेट स्पीड आता है, ठीक फिर है। एस्टर स्पीड आता है, फिर मेट एस्टर स्पीड आता है। ये 9 डेज का अगला एस्टर स्पीड 9 डेज का होता है। लेकिन उसमें जो मीटिंग के लिए टाइम है वो हम नॉर्मली बोलते हैं 9 to 14 डेज। ओके, 9 to 14 9 to 14 डेज ये जो पीरियड है मैक्सिमम चांस होता है कि इसमें अगर मीटिंग करवाओगे तो कंसीविंग के चांस मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है। उसके बाद साइकिल का हार्मोन चेंज होने लग जाता है तो उसमें क्या चांसेस कम होने लग जाते हैं। इसमें हम आपने सुना होगा कि 2 साल में 2 बार हीट पर आती है। जी। क्यों? इसका जो डाई एस्टर स्पीड सबसे लंबा होता है, इसके कारण से ये चीज़ आती है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई प्रोफेशनली या ठीक है एक ब्रीडिंग करना चाह रहा है तो सपोज साइकिल शुरू होने वाला है तो कुछ ऐसी प्रिकॉशन जिसमें डीवर्मिंग्स आती बिल्कुल सर, हैं, बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सर डीवर्मिंग तो हर कोई कहता है करने के लिए कि अगर आपकी डॉग की मेटिंग करवानी है आपने तो फर्स्ट डे पर आप डीवर्मिंग करा लीजिए। ठीक है, ये तो एक पहली चीज़ होगी। हाँ। इसके अलावा मुझे बताइए पपी टू एडल्टहुड कितने टाइम पर जो ये डीवर्मिंग है होनी चाहिए? सर मैं 1 मिनट रुकना चाहूँगा आपको। मैं आपको जो हम डीवर्मिंग करते हैं उसी टाइम पर मैं चाहूँगा कि आप उस डॉग की वैक्सीनेशन भी करिए। ठीक है। रिगार्डिंग डिस्टेंपर और कोरोना ये पारो वायरस, अगर आप ये कर लेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो हम बच्चों की बात करते हैं, हम क्यों कहते हैं कि पपी की वैक्सीनेशन 42 डेज पर होनी चाहिए? ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो डॉग की इम्यूनिटी है जो वो उसने अपने मदर मिल्क से पीने से ली है वो 25 to 30 डेज काम करती है। उसके बाद उसकी इम्यूनिटी खत्म होने लगती है तो हमें एक्सटर्नल इम्यूनिटी वैक्सीन के रूप में देनी पड़ती है। ठीक है। अगर आपकी बीच को वैक्सीन किया हुआ है तो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपके जो फीटस आएंगे उसमें भी इम्यूनिटी को डेवलप रहेगी। ठीक है। और चांसेस रहेंगे कि वो पारो वायरस में जो एक ऐसी डिसीज है जिसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल है उसमें ना आए। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन का जवाब, जो डिवर्मिंग है, बिल्कुल। डिवर्मिंग स्टार्ट होती है 20 डेज पर। ठीक है। आप कहीं कहते हैं जी पैदा हुआ डिवर्मिंग कर दी, नहीं। ठीक है। डिवर्मिंग स्टार्ट होगी 20 डेज पर। ठीक है। हर ब्रीड की स्टार्ट होगी। तो ऐसा नहीं है किसी व्यूअर्स प्लीज रिमेंबर दिस, डिवर्मिंग स्टार्ट्स एट 20 डेज। 20 डेज कोई भी ब्रीड हो सबकी 20 डेज पर होगी, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट होगी। यस, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट होगी। कई लोग क्या करते हैं टैबलेट दे देते हैं। किसी भी डॉग में किसी भी ब्रीड का जो 20 डेज का पपी होगा वो टैबलेट ले लायक नहीं होता। नॉर्मली जो माइक्रो टैबलेट अवेलेबल है वो 10 kg के हिसाब से, बिल्कुल मिनिमम 10 kg बॉडी वेट हो तो आप एक सिंगल टैबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते दे हैं। सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर उस बेबी का वेट जो है 10 kg नहीं होता। सीरप फॉर्म में डिवर्मर आते हैं, ठीक है, वो यूज़ करने तो चाहिए। कितनी क्वांटिटी रहती है उसकी? तो 1 ml फॉर 1 kg। ओके, वेरी सिंपल, 1 ml फॉर 1 kg। अगर आपका डॉग का पपी का वेट उस टाइम पर 3 kg है तो आप 3 ml दीजिए, ठीक नो है। इशू। कभी कभी लूज मोशन लग जाते हैं लेकिन वो नॉर्मल है, अपने आप ठीक भी हो जाए। ठीक है। लेकिन 1 or 2 days वो ठीक हो जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अब डीवर्मिंग करनी है। डीवर्मिंग के अंदर इशू क्या आता है, लोग मार्केट में गए मेडिकल स्टोर से परचेज करवाएंगे। ठीक है।
ह्यूमन के अंदर एल्बेंडाजोल फेल्बेंडाजोल टैबलेट यूज होती है, बिल्कुल। वो वही सीरम उठा लाएंगे कि जी ये हम ले आए, डीवर्मिंग, एल्बेंडाजोल मतलब डीवर्मिंग का सीरम। बिल्कुल। लेकिन जो डॉग्स हैं, डॉग्स के अंदर एल्बेंडाजोल काम नहीं करती। ओके, इट्स सरप्राइजिंग। आपको पैरेंटल, ट्राजिकेंटल, फेबेंटल या सल्बेंडाजोल, ये 60 चाहिए। इससे अगर डीवर्मिंग करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और जिस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल भी होगा। ठीक है। फर्स्ट हमने 20 डेज पर कर दी, देन एवरी 15 डेज पे डीवर्मिंग होगी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, ठीक है, टिल 3 मंथ। ओके। 3 मंथ के बाद 6 मंथ की एज तक एवरी मंथ होगी, देन लाइफ लॉन्ग 6 मंथ के बाद जितना उसका बॉडी वेट है उस बॉडी वेट के अनुसार उसकी लाइफ लॉन्ग डीवर्मिंग करते रहेंगे। सपोज तो किसी का 35 kg बॉडी वेट है 9 मंथ पर, तो उसकी नेक्स्ट डीवर्मिंग करेंगे हम 12 मंथ पर। ओके। और जो 9 मंथ पर होगी तो 3.5 टैबलेट, ठीक है, उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये टैबलेट ऐसा नहीं होता कि हम एक आज दे दी, एक कल दे दी, एक परसों दे दी। काफी लोग ऐसा भी करते हैं कि 3 टैबलेट एक साथ कैसे देंगे, एक आज दे दो, एक कल दे दो, एक परसों दे दो। नहीं, वो उसकी सिंगल डोज है, ठीक है, जो उसको एक साथ एक बार में देनी चाहिए। और उसका टाइमिंग क्या रहता है, कब देनी चाहिए? सर वैसे तो हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग दो, ओके, 2 घंटे तक ऑफ फीड रखो डॉग को, ठीक है। ताकि जो टैबलेट अपना बॉडी के अंदर जो वर्म्स हैं। बहुत से लोग उसे रात को देते हैं खाना खाने के बाद। सर रात को भी दे सकते हैं, रात को अगर देना है तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले खाना खाया हो, ओके। उसके बाद। ऐसा नहीं कि खाना खाया और उसके बाद 15-20 मिनट नहीं तक नहीं दे दिया। उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो वो गैप देना बहुत जरूरी है। ठीक है। चेस्ट का ठीक है, अगर हार्ट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ईसीजी होगी नहीं, ठीक है, अपन उसे एक्सरे ये दोनों कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वो कर लेंगे। इनका भी कुछ सुनना हो तो कार्तिक जी का सुन लो। ओके रजत जी, अब बताइए कि डॉग्स के जो जितनी भी डिजीजेज हैं उनमें टिक्स कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और कितना खतरनाक ये इशू है? सर टिक्स वैसे तो आम आदमी कोई देखे तो टिक्स ही है सिर्फ, लेकिन अगर आप डॉग्स के व्यू से देखोगे कि डॉग्स के लिए टिक्स की क्या इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक्स जो है एक डॉग की जान तक ले सकता है, एक सिंगल टिक। मल्टीपल टिक्स होने की जरूरत नहीं है उसको। ओके। अगर एक सिंगल टिक है तो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि अगर आप डॉग का केयर नहीं कर रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो कि उसकी एक्टिविटी कैसी है, तो आपके डॉग की डेथ हो सकती है। व्यूअर्स ध्यान से रखिए इस चीज़ को कि सिंगल टिक कैन कॉज द डेथ। एक टिक भी खतरनाक है, जैसे एक मच्छर परेशान कर देता है वैसे ही एक टिक भी जो है बहुत खतरनाक है। अगर कहीं है तो यू नीड प्रॉपर प्रिकॉशन एंड केयरिंग। बिल्कुल। टिक्स से सर मेनली जो प्रॉब्लम टिक्स फीवर की आती है। ओके। सभी जानते हैं कि टिक फीवर एक ऐसा फीवर है जो टिक्स के काटने के बाद होता है, और जिसके अंदर जो फीवर जाता है वो 104 to 106 जाता है। ठीक है। 104 to 106 जाने के बाद अगर आपने उसको केयर नहीं की तो समटाइम्स 108 हो जाता है। वहाँ से हम अगर टेम्परेचर नॉर्मल भी ले आएंगे डॉग का, तो जो वो आने का मेथड है 108 से 102, उस ड्यूरेशन ही डॉग की डेथ हो जाएगी। ओके। तो अच्छा है अगर टिक्स है, टिक फीवर है। क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता पाएंगे कि घर पर जो है टिक को कैसे कंट्रोल करेंगे? सर टिक की सबसे बेसिक थिंग है कि आप अपने डॉग को टाइम दीजिए। सबसे पहले आप टाइम दोगे, डॉग के साथ खेलोगे, कोमिंग करना स्टार्ट कीजिए डॉग का। ओके। डॉग जहाँ बैठता है अगर वहाँ से उठ के जा रहा है तो हम फर्श पे देख सकते हैं कोई टिक्स तो नहीं। नॉर्मली आपको टिक्स दिख जाएंगे अगर होंगे तो। ठीक है। नहीं दिखते तो आप डॉग को चेक कर लीजिए, कॉम करना उसके अंदर मिल जाएगा। जहाँ ईचिंग कई बार डॉग की ज़्यादा होने से ईचिंग भी होती है। आप टिक्स देखने के बाद उसको अगर खींच के निकालेंगे तो वह ब्लीडिंग हो जाती है। एक चीज़ बताइए, बहुत से लोग या मैंने खुद अपने फादर साहब को देखा था कि जब हम रखते थे तो हाथ से रिमूव कर देते हाथ से थे। रिमूव कर देते थे। बिल्कुल। क्या ये सही है? नहीं सर, मैं
पर्सनली मैं नहीं मानता कि इस तरीके से मूव करना चाहिए। एक टाइम था जब इंसानों के सर में जुआ हुआ करती थी जी। तो आपने देखा होगा पहले जमाने में एक क्या बैठे होते तो सर एक दूसरे का सर छान रहे होते थे। तो टिक्स से मार्केट में कई सारी चीज़ें आती हैं। साबुन आती है सबसे पहले, सबसे सस्ता इलाज, ओके, लेकिन मैं उसको प्रिस्क्राइब नहीं करता। ठीक है। उसका शैम्पू आता है, ठीक है। शैम्पू के बाद इंजेक्शन भी आते हैं टिक्स के लिए, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन इंजेक्शन से कई बार किसी लोगों को देखा गया है कि उसका खाना पीना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। अगर आपकी डोज बॉडी वेट से ज़्यादा लगा दी अगर आपने, तो सबसे पहले तो खाना कम हो जाएगा, लीवर इफेक्ट आएगा। वो किसी केस में फिट्स भी पड़ जाते हैं। ओके। तो सबके साथ नहीं होता लेकिन कम हो सकता है। तो शैम्पू अच्छा था। ठीक है। शैम्पू के बाद स्प्रे आते हैं डोज के लिए, डॉग स्प्रे, ठीक है, टिक स्प्रे आते हैं। टिक स्प्रे आते हैं। आप बताएंगे कि अगर एक बेदिंग है, उसको नहलाना है पेट को, तो समर सीजन और विंटर सीजन में कब उसे नहला सकते हैं? सर समर्स के अंदर नॉर्मली विद इन वीक में एक बार नहलाओ। ओके। और विंटर के अंदर 15 दिन में एक बार। ओके। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल रूटीन में। किसी लोग को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तब हम प्रिस्क्राइब करते हैं वीक में 2 बार नहलाना है। ठीक है। किसी कोई रेडनेस है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो जैसी वो अलग से जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग कई बार लोग को हमें नहलाना पड़ जाता है। अदरवाइज गर्मी में है तो विद इन वीक शैम्पू के साथ। नॉर्मली के बीच में लोग गीला हो जाता है तो कोई चीज़ नहीं है, वीक में 2 बार भी लोग नहा लेते हैं, लोग को नहला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके रजत जी, अब बात करते हैं डॉग्स में जर्मन शेफर्ड को लेकर। आप सभी डॉग्स का, सभी दूसरे पेट्स का इलाज करते हैं। क्या आपको लगता है कि जर्मन शेफर्ड एक अलग है और उसके ट्रीटमेंट कुछ अलग हैं? पहली चीज़ तो ठीक है, डॉग सभी एनिमल्स हैं, ट्रीटमेंट लगभग सेम है। बिकॉज आई लव दिस पर्टिकुलर ब्रीड अ लॉट। आपको क्या लगता है कि जर्मन शेफर्ड कुछ अलग है या इसके कुछ ट्रीटमेंट्स अलग हैं या कुछ स्पेसिफिक है जो ब्रीड से रिलेटेड डिसीज साथ जुड़ी हुई है कि इनमें काफ़ी कॉमन है। जर्मन शेफर्ड लार्ज ब्रीड है, ओके, छोटी ब्रीड नहीं है। हिप डिस्प्लेशिया ओके, काफ़ी कॉमन रहता है, कॉमन नहीं, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आपने केयर नहीं की, आपने ठीक टाइम पे डायग्नोज नहीं किया तो उसमें फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, वो उसके साथ ही कैरी करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है, नॉर्मली वो हेयर कोट का होता है, कोट की प्रॉब्लम है, कोट की प्रॉब्लम, शेड करता है, हेयर फॉल। तीसरा टिक्स, लार्ज ब्रीड है, आपने केयर नहीं की, ऑब्वियसली लार्ज ब्रीड है, लार्ज एरिया है, टिक्स के लिए तो वो कहीं पर भी। बिल्कुल। फोर्थ, उसके मैगेट होल्ड। लार्ज ब्रीड है तो आप देखोगे आपको पग के अंदर कभी मैगेट होल्ड का केस बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है, आदमी केयर करता है, घर के अंदर रहता है तो वो दिखाई देता है। जर्मन शेफर्ड नॉर्मली लोग घर के अंदर नहीं लगते, बाहर रखते, सिक्योरिटी पर्पज से यूज करते हैं लोग, तो उसकी केयर उसी हिसाब से की जाती है, तो उस पर थोड़ा सा टाइम कम दिया जाता है, जिसके कारण से मैगेट वुंड के केस भी इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, आपका भी फेवरेट ब्रीड कौन सा है? सर मेरी फेवरेट ब्रीड साइबेरियन हस्की। किस लिए? आपसे उसकी चाल देखो, जो उसकी वॉकिंग का स्टाइल है ना, ठीक है, बस ठीक है। और अगर आप सड़क पे लेके चले हो उसको और आपकी ग्रिड जेन्युइन है तो एक बार बंदा पीछे पलट के जरूर देखा कि क्या निकला। ठीक है। ओके, पढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल जो कि सिर्फ एक सजेशन है। रजत जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो भी पेट लवर्स हैं उन्हें कोई ऐसी सलाह जो आप चाहेंगे कि वो ज़रूर ध्यान में रखें इस चीज़ का? सर देखो, हमें केयरिंग तो करनी ही है, अगर आपके पास डॉग है वो मस्ट है। कई बार ऐसा होता है कि रात हो गई है, दिन हो गया है, कभी ऐसा टाइम आता है कि हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते और हमारा डॉग बीमार है, तो उस टाइम पे अच्छा होता है कि आप किसी वेट से बात कीजिए, अकॉर्डिंग टू हिम वो जैसा कहे उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। हर वेट ये नहीं कहता जी मेरे पास ही लेके आओ, क्लिनिक पे लेके आओ, रात के 11 बजे इमरजेंसी है तो कोई वेट खोल भी सकता है, बिल्कुल। जैसे मैं रात को 12 बजे भी क्लिनिक ओपन कर लेता हूँ अगर इमरजेंसी है। लेकिन अगर आपके पास घर में एक सिर्फ थर्मामीटर है
तो आप आधी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हो। आपके पास एक थर्मामीटर होना चाहिए, बुखार की दवाई, वोमिटिंग की दवाई, एक दस्त की दवाई। ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा सबसे पहले 3 चीज़ों से परेशान होता है। ठीक है। सबसे पहले भागता है। थर्मामीटर रखो घर में अपने पास। वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जो डॉग का बॉडी टेम्परेचर है वो काफ़ी कुछ बताता है डॉग के बारे में। अगर आपने देखा होगा, हम स्टार्टिंग बात करते हैं कान से टेम्परेचर नापते हैं, वो एक आइडिया देता है। ठीक है। जो इस प्रोफेशन में है उनका आइडिया एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन जिसका एक डॉग है, फर्स्ट टाइम पाला है, वो उतना एक्यूरेट आइडिया नहीं लगा पाएगा। और कई बार होता है बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, आपने एक टैबलेट पैरासिटामोल की दे दी, वो टेम्परेचर और डाउन हो गया। तो उस कंडीशन में डॉग को सर्वाइव करना और वापस उसी पोजीशन में लेके आने में टाइम लग जाता है। कई बार डॉग की डेथ भी हो जाती है। तो अच्छा है कि पास एक थर्मामीटर लेना सर, ठीक है, बड़ा इशू नहीं है। तो क्या चीज़ें ज़रूरी है? एक टेम्परेचर, थर्मामीटर का डॉग का टेम्परेचर पता होना चाहिए हर पर्सन कितना होता है। 101 से एक बार कितना रहता है? 101 से 102 फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का डॉग का। अगर इतना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप शांत रहिए, आपका डॉग ठीक हो जाएगा। आप वेट कर सकते हैं सुबह होने के लिए किसी वेट को दिखाने के लिए। फिर भी कोई इश्यू है, अगर आपको लगता है कि 104 हो गया तो आप एक पैरासिटामोल की टैबलेट उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि वो सर्वाइव कर जाए सुबह तक और एक डॉक्टर उसको देख पाए। ठीक है। मल्टीविटामिन रखने चाहिए, देने चाहिए कभी? सर मल्टीविटामिन का अपना एक रोल है डॉग के लिए। अगर आप घर का फीड दे रहे हो, घर का फीड मतलब घर का खाना जो हम देते हैं वो अगर देते हैं, तो आपने हमेशा हर एक पेट ओनर ने फेस किया होगा कि वो जी गोबर खाता है, मिट्टी खाता है, ऐसी नॉन ईटेबल चीज़ें जो उसे नहीं खानी चाहिए वो खाता है। बिल्कुल। वो सिर्फ मेनली 2 रीज़न होते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल डिवर्मिंग, बिल्कुल पेट में हम सो सकते हैं। दूसरा उसमें डेफिशिएंसी हो सकती है मिनरल्स की, जिसको पूरा करने के लिए अच्छा है कि हम मल्टीविटामिन दें। ठीक है। और मेनली जो पपीज़ होते हैं, स्टार्टिंग जब हम वैक्सीन स्टार्ट करते हैं वो तब प्रिस्क्राइब करते हैं कि लोग थोड़ा उसको डाइजेस्ट करने लेट हो जाता है। बताइए, एक अडल्ट डॉग को अगर हम मल्टीविटामिन दे रहे हैं होम फूड के साथ, तो वो कितने दिन चलाएं फिर रोक दें? सर एटलीस्ट 1 मंथ तो चलाएं। ओके। ये कोई मल्टीविटामिन ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बुखार हो गया, मैंने एक इंजेक्शन लगाया या एक टैबलेट खाई मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। ये बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, कमी है शरीर के अंदर। जैसे अगर किसी इंसान का, किसी लोग का फ्रैक्चर हो जाएगा, तो मैं उस फ्रैक्चर को एक इंजेक्शन से ठीक नहीं कर सकता। वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम करेगा उस बोन को दोबारा ग्रोथ करने में, बोन को दोबारा डेवलप करने में वो 45 डेज लेगा। मिनिमम टाइम है कि उतना तो चाहिए मुझे। इसी तरीके से जो ये डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, ये एक दिन में पूरी नहीं होती। कई लोग कहते हैं जी हमने तो 20 दिन खिला दिया, 15 दिन खिला दिया, ठीक नहीं हो। आप ये देखिए कि आप कितने टाइम से आप सब घर का खाना दे रहे हो। ये दिक्कत आई है, उसको आपने 1 साल खाना दिया तो जाके ये दिक्कत आई है, और आप चाहते हो कि हम एक दिन दवाई पिलाएं और ठीक हो जाए। कई बार हमें 2-2 महीने 3-3 महीने पिलाना पड़ता है। मेनली हेयर फॉल की दिक्कत आती है। तो हेयर फॉल में सर मेरे पास ऐसा कोई इलाज नहीं कि मैं उसको एक दिन में बंद कर दूँ। कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन आती है, सब आता है, लेकिन हमें टाइम देना पड़ता है डॉग्स के लिए। स्किन प्रॉब्लम हो गई, ये ऐसी दिक्कत है जो हर डॉग के साथ चलती है, इसमें टाइम लगता है। कई लोग ऐसे देखे हैं जो 6-6 महीने बाद रिकवर होते हैं। मेरे पास चंडीगढ़ से क्लाइंट आते हैं, पग डॉग है, पिछले 3 साल से डॉग बीमार था, स्किन प्रॉब्लम। पंजाब में लुधियाना यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ साइड डॉक्टर, दिल्ली की साइड डॉक्टर, हर जगह जा चुके हैं। उनका नाम मीरपाल है, यूनिवर्सिटी में है वो। तो उनको मैंने 6 महीने का टाइम दिया था और वो 4 महीने बाद सेटिस्फाई हुए थे कि हाँ कि मेरा डॉग ठीक हो गया। ओके। तो वो सर डॉक्टर सिर्फ गाइड कर सकता है, अपना बेस्ट दे सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैंने या किसी डॉक्टर ने एक दिन कोई इंजेक्शन लगा दिया वो इम्प्रूवमेंट आएगी। फीवर है तो नॉर्मल चीज़ है, वो तरह हो जाएगा। जो ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, ये चीज़ें टाइम लेती है। अगर मेरे या आपके भी कुछ हो जाएगा ना। क्या हेयर फॉल एक प्रॉब्लम है? जैसे कुछ पर्टिकुलर बीच में शेड होता ही होता है। सर हेयर फॉल सीजन साल में 2 बार तो नॉर्मल होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीजन, समर आएगा, विंटर आएगा।
हेयर झड़ते हैं, शेड डाउन होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर एक्सेस अमाउंट में है तो सप्लीमेंट आते हैं वो देने चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, आज की कॉन्वर्सेशन का यहाँ पर हम एंड करते हैं। आपने आज व्यूज़ सुने डॉक्टर रजत के, जो कि एक वेटरनरी हैं, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे इनके पास जो है रिजल्ट्स हैं और बहुत सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर्स हैं। नाउ आई वुड लाइक टू से फाइनली दैट प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगा जानकारी के लिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ गुड डे।